What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टाइल ऑफ फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत प्यारी बात यहाँ पर बोली गई है, जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आए तो आप लोग अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों को कभी नहीं पहचान पाओगे, उनका कभी नहीं पता लगा पाओगे। तो इसलिए अगर कोई गलत टाइम आप लोगों के साथ में चल रहा है तो वो भी आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाकर जाएगा, आप लोगों की जिंदगी को और प्योर बनाकर जाएगा, आप लोगों की और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाकर जाएगा। तो ये चीजें अगर आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो बहुत ऐसे टाइम आएंगे फ्यूचर में भी कि जिनमें आप लोगों को इस पर्टिकुलर समझ की जरूरत पड़ेगी। उस टाइम पर अगर आप लोग इन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ सकता है। पता चला आप लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर इतने ज्यादा डिपेंडेंट है और टाइम पर धोखा देकर भाग गया तो क्या होगा उस टाइम पर। तो इसलिए लाइफ में 3-4 लोग ऐसे रख लेने चाहिए कि अगर कभी जान भी चली जाए तो शमशान घाट तक पहुंचा दे। यानी कुछ ऐसे लोगों को आप लोग अपने पास रखना है जिनके ऊपर आप लोग ट्रस्ट कर सको। तो इसीलिए लाइफ में बुरा वक्त आना सही रहता है, क्योंकि आप लोग ऐसे लोगों की पहचान भी हो जाती है कि हाँ ये लोग मेरे हैं, ये लोग पराए हैं। और भला पता चला कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जैसे जैसे आप लोग की जो लाइफ है वो एक सही डायरेक्शन में बढ़ेगी, एक मखोटा पहनकर आप लोग के सामने आ जाएंगे, आप लोग को दिखाएंगे कि आप लोग बहुत बड़े हितैषी हैं, पर लेकिन जैसे ही दिक्कत आएगी तुरंत वो पूंछ दबाकर भाग लेंगे वहां से। तो इसलिए जरूरी है कि इस टाइम पर आप लोग ऐसे लोगों को जरूर पहचानिए कि कौन अपने हैं और कौन पराए हैं, ताकि बुरे वक्त में आप लोग उनके और वो आपके पास आ सकें और आपका साथ दे सकें। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये है यहाँ पर हुडसन बे, जाकर इसको मैप में निहारिएगा। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में तो काफी कुछ देखेंगे आज यहाँ पर। तो इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों से पूछा था कि जो मॉर्निंग में वीडियो आ रही है उसके बारे में एक छोटा सजेशन मैंने आप लोगों से कम्युनिटी टैग में भी मांगा था। तो मैक्सिमम बच्चों के द्वारा बोला गया कि 5 बजे उसको लेकर आओ। तो मैं उसको सोच रहा था कि लगभग 4:30 बजे अगर लेकर आ जाए, अगर 4 बजे भी आप लोग उठ रहे हैं, ठीक है, तो 4:30 बजे आप लोग उसको उठना देखना स्टार्ट कर दे, क्योंकि एग्जैक्ट उठने के बाद में एक बार एकदम देखना सही चीज नहीं है, आंखों के ऊपर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट इसका आप लोग पड़ सकता है। तो इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? तो मैंने सजेशन आप लोगों से मांगा था, तो उसके बारे में आप लोग सजेशन जरूर देना, ये काफी फायदेमंद होगा ये डिसाइड करने के लिए, ठीक है। इसी के साथ में ये 2 वीडियो आप लोग को डेली देखने को मिलती हैं। जो फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं तो ये 2 वीडियो आप लोग डेली देखते हैं जिसमें करंट अफेयर कंप्लीट कवर कराया जाता है। आइए अब एक बार नजर डाल देते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या क्या कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहली एक तो ये वाला आर्टिकल और एक ये वाला आर्टिकल, ये बेसिकली दवाई जो अभी कोविड-19 के लिए बनाई जा रही है उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूंगा, और ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें से डायरेक्ट आप लोगों के प्रीलिम्स के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और कई सारे बच्चे भी बिहार पीसीएस का पेपर देकर आए, तो कैसा रहा आप लोगों का पेपर, कैसी किस तरीके की आप लोगों की प्रिपरेशन नहीं, कैसा आप लोगों को लगा पेपर देखने के बाद में, तो ये चीजें आप लोग देख सकते हैं। जैसे जैसे आप लोग पेपर देकर आएंगे आप लोगों को पता चलता रहेगा कि कैसी आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही है। तो खुद भी प्रैक्टिस किया कीजिए, और पेपर जो भी आप लोगों का देकर आते हैं या फिर जो पुराने पेपर हैं उनको जी जान लगाकर बिल्कुल प्रॉपर वे में आप लोग एनालिसिस करना है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये जरूरी भी है यहाँ पर। ये वाला आर्टिकल है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है हमारी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से, तो इस आर्टिकल के ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे, जो कि काफी कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा यहाँ पर पर्टिकुलर इस आर्टिकल के अंदर। साइड वाला आर्टिकल यहाँ पर वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स दिखा रहा है, तो ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा सा नजर डालेंगे। ये वाला आर्टिकल ये बेसिकली क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, अभी चाइना के अंदर कोविड-19 चल रहा है, तो उसके चलते चाइना जो है वो हांगकांग को एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में, आप लोगों को पता है मैंने पहले बताया था कि हांगकांग के वहां पर हांगकांग एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री के नाम पर धब्बा है जो हांगकांग को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है वो। तो इस पूरे आर्टिकल को मैं समझाने की एक तरीके से आप लोग कोशिश करूंगा कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है। तो इंटरेस्टिंग है, जानेंगे। मंडे को ये एडिटर को जो लेटर लिखते हैं उनको रिप्लाई करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सूडान के बारे में यहां पर बात की जा रही है, इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया गया सूडान के द्वारा, तो इसके चलते सूडान को जो एक टेररिस्ट की लिस्ट में रखा गया था, काफी ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें यहां पर देखने को मिलती हैं, और खासकर लोकल लेवल पर, ठीक है। तो इसको ये सही है या फिर गलत है, तो ये हम लोग जानेंगे काफी डिटेल में। ये यहां पर कार्टून है, काफी इंटरेस्टिंग है, और यहां पर फ्रीडम इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का यहां से बन सकता है, तो जानेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कई बार आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो कार्टून है, आप लोगों को पता है अभी यहां पर एक राज्य के अंदर ये एक ऐसा लॉ लाया गया कि अगर आप लोग रिलीजन को चेंज कर आप लोग मैरिज के नाम पर रिलीजन को चेंज करते हैं तो आप लोग को क्रिमिनल कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इसके चलते आप लोगों को जेल भी हो सकती है और आप लोगों के ऊपर फाइन भी लग सकता है। तो ये सबसे पहले इंप्लीमेंट करने वाला राज्य था उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश ने ये मिसाल जो है ये जो मिसाल जल रही है किसके हाथ में दे दी है, ये दे दी मध्य प्रदेश के हाथ में, यानी कि अब दूसरा राज्य यहां पर मध्य प्रदेश बन गया इस तरीके का लॉ लाने वाला। तो ये रिलीजियस जो फ्रीडम बिल है उसके बारे में बात की जा रही है।
इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अगर बात करिएगा तो हमारे संविधान में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट के अंदर आप लोगों को राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात की जा रही है, और जो प्राइवेट लाइफ है आप लोगों की, किसके साथ में आप लोग शादी कर रहे हैं, तो ये राइट टू प्राइवेसी के अंदर आप लोग बोल सकते हैं आर्टिकल 21 के अंदर। तो जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आर्टिकल है जो पार्ट 3 में हमारे संविधान में, उसके अंदर आर्टिकल आप लोगों को जो देखने को मिलते हैं सारे रिलीजन के बारे में बात करते हैं, आप लोगों की फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, आप लोगों की प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं। तो उन्हीं में से ये आर्टिकल है जिसको यहां पर एक तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उस पे ऊपर ध्यान न रखते हुए एक दूसरा एंगल लेकर चल रही है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा और अलग अलग कई सारे कोर्ट्स के द्वारा भी यहां पर इसके बारे में बोला गया कि ये गलत तरीका है, इस तरीके से आप लोग नहीं कर सकते। तो आप लोगों का इसके बारे में क्या मानना है? ये 40 से लेके 50 शब्द में आप लोग इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आप लोग ना एनडीए सीडीएस या फिर कोई भी एसएसबी देने जाते हैं तो वहां पर पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है, तो उसके तरीके से आप लोग इसको ले सकते हैं। एक लिखने की टेंडेंसी भी आप लोग को बनेगी, और लिखने की कोशिश जरूर क्या कीजिए यार, कोई भी मां के पेट से सीख के नहीं आता है, ठीक है? तो आप लोग यहीं से ही सीखना स्टार्ट करेंगे तो फिर चीजें आप लोग जान पाएंगे। ओके, अब यहां पर एक थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है ये मैं डायरेक्ट भी शेयर कर दूंगा, और वैसे पीपीटी में तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी अगर यहां पर थोड़ी धुंधली दिख रही है तो। बात की जा रही है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स यानी कि जो इंसान है उसकी फ्रीडम के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो इंडेक्स तैयार किया गया इसमें हमारी कंट्री की जो रैंक अभी देखने को मिली ये 111 देखने को मिली, 111 रैंक देखने को मिली 162 कंट्री में, जो कि अभी यहां पर सामने निकल कर आया। जो यहां पर हमारी कंट्री की जो रैंक है वो 17 रैंक जो है वो नीचे गिर गई अगर 2017 के साइड में हम लोग कंपेयर करके चलते हैं तो। यानी कि हमारी कंट्री जो है आज की डेट में ज्यादा फ्रीडम देखने को नहीं मिलती है, और बहुत सारे रीजन आप लोग यहां पर बता सकते हैं उसके साथ में कि कैसे पर्सनल फ्रीडम है, कि कैसे आप लोगों को पर्सनल फ्रीडम दी जाती है। जैसे कि आज के में अगर देखिए बहुत लार्ज स्केल पर शटडाउन हमारी कंट्री में इंटरनेट का देखने को मिला अलग अलग एरिया में। किस तरीके से रिलीजियस के बारे में बात करते हैं हम लोग, रिलीजन में क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो उसमें भी कई सारी चीजें आप लोग बोल सकते हैं। तो पर्सनल इंडिकेटर है यहां पर और इकोनॉमिक इंडिकेटर है। तो पर्सनल फ्रीडम कैसी है आप लोगों की, रूल ऑफ लॉ कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कैसी है, रिलीजियस फ्रीडम कैसी है, एसोसिएशन असेंबली या फिर सिविल सोसाइटी किस तरीके से चलती है, मीडिया की फ्रीडम कैसी है, इकोनॉमिक फ्रीडम में आप लोगों की कैसी इकोनॉमिक फ्रीडम है, किस तरीके से गवर्नमेंट चीजों को लेकर चल रही है, लीगल सिस्टम कैसा है, किस तरीके से मनी को लेकर बात की जाती है, किस तरीके से फ्रीडम ट्रेड करने की है, और रेगुलेशन कैसे चल रहा है। तो इस तरीके से काफी सारे इंडिकेटर इकट्ठे कर जब सामने निकल कर आते हैं तो हमारी कंट्री की रैंक यहां पर 111 देखने को मिली, ठीक है। चाइना की जो रैंक है यहां पर ये 129 देखने को मिली, पाकिस्तान की जो रैंक है वो 140 देखने को मिली, रशिया की जो रैंक है वो 115 देखने को मिली, श्रीलंका की जो रैंक है यहां पर ये 94 देखने को मिली, और साउथ अफ्रीका की रैंक जो ब्रिक कंट्री में अगर आप लोग बात करते हैं ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो BRICS, ठीक है, BRI, ठीक है, तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक कंट्री में अगर आप लोगों से कोई पूछे कि सबसे अच्छी रैंक किसकी रही तो वो रही साउथ अफ्रीका की। तो ये याद रखेगा, ब्रिक कंट्री में अगर आप लोगों से पूछे कि सबसे बुरी रैंक किसकी यहां पर देखने को मिल रही है तो नॉर्मल सी बात है यार, वो आराम से आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि रीजन क्या है यहां पर, रीजन है यहां पर चाइना के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, तो चाइना की सबसे बुरी रैंक है यहां पर, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, ये कुछ जो पॉइंट हैं, अगर आप लोगों से यहां पर कुछ लिखने के लिए भी आता है और वैसे भी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के बारे में हम लोग यहां पर बात करें तो जो अब की बार का यहां पर पब्लिश किया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, ये जो इंडेक्स है ये कौन पब्लिश करता है? ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, जो कि आप लोगों से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में बताइएगा। आप लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूं, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये कोविन क्या है, इसी के साथ में कैसे इसकी इंप्लीमेंटेशन चल रही है। तो यहां पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है जिसका आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन है कि इंडिया फर्स्ट मास एडल्ट जो वैक्सीनेशन जो ड्राइव चलने वाली है अगेंस्ट कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के खिलाफ जो ये एक तरीके से ड्राइव चलने वाली है, ये डिफिकल्ट टास्क है, यानी कि इतना आसान नहीं होगा लोगों तक दवाइयां पहुंचाना। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को एक तरीके से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारी कंट्री में कोविड-19 के लिए मास स्केल पर यानी कि काफी लार्ज स्केल पर जो दवाइयां दी जानी है वो एक आसान टास्क नहीं है, ये एक डिफिकल्ट टास्क है। तो ये आप लोगों को यहां पर एक्सप्लेन करना है। तो क्या क्या इसके बारे में बात की जा रही है तो हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों से क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि ये कोविन क्या है, इसके बारे में जानेंगे, किसके द्वारा इसको लाया जा रहा है, क्या इसका फायदा है, किस लिए इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो कोविन एक तरीका डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर कोविड-19 के वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। आखिर फुल फॉर्म क्या है इसकी? इसकी फुल फॉर्म है यहां पर कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, यानी कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, उसके लिए यहां पर ये नेटवर्क है जो कि ये बताता है कि हां ये वैक्सीन किन लोगों के द्वारा पहुंचाई जा रही है, किन लोगों तक पहुंचाई जा रही है,
क्या जिस कंडीशन में इनको रखा जाना था उस कंडीशन में ये दवाई रखी गई है, क्योंकि इस दवाइयों को रखने के लिए टेम्परेचर जो है वो काफी लो होना चाहिए। ये दवाई जो है वो लाइट के कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए जब तक कि यहां पर पर्सन के पास में न पहुंचे। तो इसके चलते हमारी कंट्री में कोविन प्लेटफॉर्म जो है ये डेवलप किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है ये कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो दोनों के द्वारा मिलकर यहां पर काम किया जा रहा है। तो याद रखना कोई एक मिनिस्ट्री का काम नहीं, यहां पर दो मिनिस्ट्री यहां पर काम कर रही हैं, जिसके चलते जो चैलेंज यहां पर रहेगा कि कैसे कैसे जो दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसके बारे में नेशनल लेवल पर दवाइयां पहुंचानी है। यार एक से एक लोग ऐसे हैं जो कि आज के दिन में कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं, तो इसके चलते कैसे आप लोग यहां पर ये पहुंचा सकते हैं दवाई, तो उसके बारे में यहां पर चीजें देखने को मिलेगी। कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊं, जो कोविन है यहां पर कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम यहां पर ये एक तरीके से जो ऐप बनाया गया है, ये एक जो नहीं कहते कि यूजर फ्रेंडली इसको बनाने की कोशिश की गई है, ताकि कोई भी पर्सन इसको समझ सके कि हाँ भैया क्या है इसके अंदर। तो सारा मैनेजमेंट दवाई का इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, डेटाबेस पूरा यहां पर आप लोगों को नजर आएगा। और सबसे पहले यहां पर क्या क्या चीजें आप लोग इसमें देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, रजिस्टर, वैक्सीनेशन, इसी के साथ में बेनिफिशियरी एक्नॉलेजमेंट, आप लोगों को रिपोर्ट, ये सारी चीजें इसके अंदर प्रॉपर तैयार की गई है। यानी कि अगर आप लोग रजिस्टर करते हैं, आप लोगों को दवाई मिल जाती है, तो उसका पूरा वैक्सीनेशन, पूरा एनालिसिस, पूरा एक्नॉलेजमेंट आप लोगों को मिलेगा कि हाँ भैया इस तरीके से पर्सन जो है इसको दवाई दी जा चुकी है। क्योंकि एक डोज में काम तो चलेगा नहीं, फिर दूसरा डोज भी देना आगे चलकर, तो पूरा डेटा रखना जरूरी है। अगर डेटा नहीं रहेगा तो फिर ये नहीं पता चलेगा किसको दवाइयां दी और किसको दवाइयां नहीं दी है। तो इसके चलते ये ऐप जो है ये इंपॉर्टेंट माना गया है, और इस ऐप पे रजिस्टर यहां पर देखने को मिलेगा। और ये जो एक तरीके से इंफॉर्मेशन सारी इस ऐप के ऊपर भी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसी के साथ में जो डेटा है यहां पर हेल्थ केयर वर्कर, जिनको एक तरीके से अलग अलग राज्य और यूनियन टेरिटरी के अंदर, तो यहां पर ये अपलोड करेंगे कोविन प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि सब चीजें प्रॉपर वे में प्रोवाइड कराई जा सके। तो यहां पर प्रायोरिटी किसको देनी है, सबसे पहले तो देखिए हेल्थ केयर वर्कर है। अगर पर्टिकुलर पर्सन कहीं हॉस्पिटल में दवाइयां दे रहे हैं या फिर इलाज में लगा हुआ है, अगर वही हेल्थी नहीं है तो और ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हेल्थ केयर वर्कर को सबसे पहले दवाई दी जाएगी। फ्रंट लाइन वर्कर, जैसे कि हमारी कंट्री में पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, आर्म फोर्स हो गई, होम गार्ड हो गए, सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन हो गई, डिजास्टर मैनेजमेंट के वॉलंटियर हो गए, म्युनिसिपैलिटी वर्कर हो गए, तो जो ये काम करें दूसरे नंबर पर सबसे पहले इनको दवाई दी जाएगी। क्योंकि अगर इनको दवाई दी जाएगी तो हम लोग सबसे पहले हम लोग कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाएंगे ऐसे लोगों को, खासकर जो एक तरीके से एक देश दूसरी जगह पर एक सोसाइटी को अच्छी एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए घूमते हैं। तो अगर वो सही रहेंगे तो चीजें सही रहेंगी। और फिर एज ग्रुप के बारे में बात की जा रही है। तीसरे नंबर पर प्रायोरिटी है 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको यहां पर प्रायोरिटी दी जाएगी, तब जाकर जो हमारे और आपके जैसे लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। तो यानी कि जो लोग, खासकर जो यंग जनरेशन है, उसके ऊपर इसका इंपैक्ट कम पड़ता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम के चलते अगर बात करें तो हमारी बॉडी में इतना इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है कि हम लोग फिर भी इसके साथ में लड़ लेते हैं। पर लेकिन जो लोग बीमार हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उनको ये दवाई देना सबसे पहले यहां पर इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो आसान टास्क नहीं होगी, प्रॉपर प्रक्रिया लेकर चलनी पड़ेगी, डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, और उसी के साथ में प्रॉपर वे में चीजों को सप्लाई करना, उसको ढंग से पहुंचाना। और खासकर उस कंट्री में जहां पर जो लिटरेसी लेवल है वो काफी कम है, यानी कि हमारी कंट्री में लोग जो है ज्यादा चीजों को समझते नहीं है। अगर बात करें हमारी कंट्री में लिटरेसी लेवल अप टू द मार्क नहीं है, तो इसलिए काफी लार्ज स्केल पर दवाई पहुंचाना ये एक आसान टास्क नहीं होगा। इसी के साथ में जैसे कि दवाई का जो ट्रायल स्टार्ट होता है, तो फेज थर्ड जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है। इसमें पहले लगभग 100 लोगों पर, फिर 1000 लोगों पर, फिर हजारों लोगों पर यह दवाई का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। उसके बाद में यह दवाई जो है मार्केट में उतारी जाती है कि भैया ये सही है या फिर गलत है। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है कि जो वैक्सीन है वो इमरजेंसी अप्रूवल के लिए यहां पर उतारी जा रही है। यानी कि इमरजेंसी अप्रूवल ये रहता है कि यार अगर लोग मर रहे हैं तो अगर आप लोग उनको दवाई दो तो हो सकता है कुछ लोग बच जाएं। हालांकि दवाई जो है वो 90% या फिर 95% या फिर 90% के ऊपर या फिर लगभग इतनी ही सक्सेसफुल है, पर फिर भी उसको यूज करने की बात की जा रही है। क्योंकि देखिए दवाई जो होती है ना, उसमें 3 चीजें चेक की जाती हैं। एक तो दवाई जो है जिसको दी जाएगी उसको सही कर देगी, चलो बहुत अच्छी बात है यार, हेल्दी हो जाएगा पर्सन, सही है, एक तरीके से जान बच जाएगी किसी की, और जान है तो जान है। दूसरा यह कि दवाई दे दी, कोई इंपैक्ट नहीं है, चलो यहां भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दवाई ले ली, कोई नहीं है, ना सही हुआ ना गलत हुआ, जैसा का तैसा था, जैसा का तैसा है। पर लेकिन तीसरा काफी खतरनाक है, दवाई दी और जो ठीक था वो भी बीमार हो गया, तो ये कैसा रहेगा? तो ये सबसे खतरनाक है एक तरीके से। अगर किसी नॉर्मल पर्सन को दवाई दी जा रही है और उसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है। अच्छा, आप लोगों ने साउथ इंडिया की एक ध्रुवा मूवी देखी होगी, देखिए उसमें अगर आप लोगों ने मूवी देखी है उसमें देखा होगा कि जो दवाई का एक्सपेरिमेंट किया जाता है बच्चों के ऊपर, तो कई सारे बच्चे मर जाते हैं और फिर बाद में बोल दिया जाता है कि ये जो बच्चे हैं ये यहां पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यहां पर इनकी जान चली गई है। तो इसको कहते हैं इलीगल तरीके से एक्सपेरिमेंट करना। दवाई का पता नहीं है सही है गलत है, पर लेकिन बच्चों को डायरेक्ट वो दवाई दे देना
तो ये कंडीशन आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक तरीके से जो दवाई बनाने वाली कंपनी है वो कितने लार्ज स्केल पर गिर जाती है जब उनको अपनी दवाई जो है एक तरीके से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लेकर चलते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग अगर किसी भी चीज को अगर बिजनेस मानने लगोगे ना, एक बार उसमें प्रॉफिट और लॉस में घुसने लगोगे तो वो फिर एक तरीके से वहां पर लालच आ ही जाता है। एक तो चीज ऐसी है कि रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आप लोगों को मान लीजिए कोई चीज स्टार्ट करनी है तो उसमें आप लोगों को रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जैसे एक बच्चे के द्वारा पूछा गया कि सर आप ये सिस्टम जो चला रहे हो उसमें क्या क्या लगता है, तो मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर कितने का आता है, लैपटॉप कितने का आता है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। इतना पैसा आप लोगों के पास में होना चाहिए। पर लेकिन अगर आप लोग लग जाएं कि यार नहीं इससे तो दुनिया भर का बस पैसा ही पैसा छापना है, तो वो एक तरीके से फिर लालच आ जाएगा और जब प्रॉफिट के बाद में बात चलने लगती है तो वहां पर लालच आना लाजमी है। तो हेल्थ और एजुकेशन में अगर लालच घुस गया तो फिर देखिए ये जनता को नुकसान ही नुकसान पहुंचाएगा और पहुंचा भी रहा है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंडेंसी कितनी भारी पड़ गई, लाखों लाखों रुपए चार्ज किए जा रहे हैं यार कोविड-19 के मरीजों से। तो आखिर कब तक ऐसी चीजें चलेंगी, तो इसको थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। अब कोविड-19 की जब दवाई डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी तो यहां पर भी देखने को मिलेगा एक तरीके से ब्लैक कर दवाइयों को, उसमें भी ऐसी हरकतें देखने को मिल सकती है। तो अब देखने वाली बात है कितने इफेक्टिवली हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं जो दवाई डिलीवरी का सिस्टम है। वैक्सीन जो है उसको अप्रूवल दिया जाएगा, तो इसके चलते जो लोग हैं उन तक यहां पर ये दवाई पहुंचाई जाएगी, खासकर जो हेल्थ वर्कर, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया जो हाई रिस्क कैटेगरी के सबसे पहले उनको पहुंचाई जाएगी। फिर इसी के साथ में जो वैक्सीन है आगे चलकर जो भी यहां पर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा तो वैक्सीन मिलियंस ऑफ जो यंग चिल्ड्रन है उन तक पहुंचाई जाएगी। तो उसको भी देखते हैं किस तरीके से प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करते हैं। आप लोगों को पता है आज के दिन में हमारी कंट्री में जैसे पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है, तो एक ऐसा नेटवर्क हमारी कंट्री में ऑलरेडी है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग जानते नहीं है कैसे हम लोग को ये चीजें प्रोवाइड करानी है, क्योंकि हमारी कंट्री में यूनिवर्सल हेल्थ इम्यूनाइजेशन के बारे में जब बात करते हैं तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जिसके चलते कई सारी जो दवाइयां हैं हम लोग लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये जो दवाइयां हैं हम लोग आसानी से पहुंचा पाएंगे, बस थोड़ा सा और सिस्टमेटिक वे में हम लोगों को काम करना पड़ेगा। इसी के साथ में कई सारे जो राज्य हैं ये एक तरीके से यहां पर इनिशिएट कर रहे हैं। चार स्टेट हैं यहां पर, ये बेसिकली आंध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात और पंजाब। तो चीजों को लेकर चल रहे हैं, तो देखते हैं कैसे चीजें आगे बढ़ पाती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में जो कोविन आईटी प्लेटफॉर्म है, कोविन वैक्सीन का जो डिलीवरी सिस्टम का आईटी प्लेटफॉर्म है, इसको कैसे अच्छे से हम लोग मैनेज कर पाते हैं, पूरा प्रोसीजर कैसे फॉलो कर पाते हैं, कैसे एंट्री, कैसे एलोकेशन। मान लीजिए किसी ने रजिस्टर कर दिया, पता चला उसको दवाई मिल नहीं रही है, कोई पैसे देकर पहले दवाई लेकर चला गया, तो पैसा यहां पर बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि पैसा अगर बीच में यहां पर आ गया तो फिर बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी। प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन और जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है वो प्रॉपर यहां पर होनी चाहिए, उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में टाइम और डेटा ये प्रॉपर वे में अवेलेबल होना चाहिए ताकि सेकंड डोज भी उन लोगों तक पहुंचाई जा सके। एक बार तो पहुंचा दिया, अब सेकंड डोज, तो सेम वैक्सीन ट्वाइस यहां पर लोगों तक पहुंचाई जाएगी अगर प्रॉपर डेटा अवेलेबल होगा। अगर अवेलेबल ही नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है वो मोस्ट डिस्ट्रिक्ट में आज के में यूज किया जा रहा है, तो उसको हम लोग प्रॉपर वे में यूज कर सकते हैं। एडिशनल स्टोरेज फैसिलिटी हम लोग को लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम जनता को दवाइयां पहुंचानी है जो भी कभी ना कभी कांटेक्ट में है। तो इसलिए यहां पर ये दवाइयों के लिए हम लोग को और ज्यादा फैसिलिटी और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा और ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहां पर दिखाना पड़ेगा। तो जो पीएम केयर में जो फंड आया था, हो सकता है उसका भी कुछ यूज किया जाए। अब तक तो पता नहीं है कहां पर है वो फंड और कहां कैसे यूज किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने बताने से मना कर दिया था। तो देखिए यार ये चीजें हैं, तो देखते हैं कैसे चीजों को इंप्लीमेंट किया। तो आसान टास्क नहीं है, डिफिकल्ट टास्क है, पर लेकिन एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं चैलेंजिंग टास्क है। एक नया सिस्टम क्रिएट होगा, तो अगर फ्यूचर में पता चला कोविड-19 का नया वर्जन आ रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में बताया था, फिर पता चला अभी कोविड-19 है, फिर कोविड-19 प्रो आ रहा है, कोविड-19 मैक्स आ रहा है। तो इस तरीके से अगर कोविड-19 के नए वर्जन आ रहे हैं, और हाँ कोविड-19 का प्रो वर्जन तो आ भी चुका है, अभी आप लोगों ने यूके में देखा, ठीक है, तो वो एक और ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, यानी कि और आसानी से इंसानों तक पहुंच जा रहा है। तो अगर कोई ऐसा वर्जन फ्यूचर में आता है तो कहीं ना कहीं हम लोग तैयार रहेंगे। तो इसीलिए देखिए आप लोगों को जो मैंने अभी बताया भी है ना, अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, वो आप लोगों को नेक्स्ट फेज के लिए तैयार करेगी। हो सकता है नेक्स्ट फेज में और बड़ी प्रॉब्लम आए, तो अगर आप लोग ऐसी प्रॉब्लम झेलकर निकल गए तो नेक्स्ट फेज वाली प्रॉब्लम आप लोगों को लगेगी यार ये तो ऑलरेडी हम लोग झेल ही रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को ज्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। इसी से लगता हुआ एक छोटा सा आर्टिकल और मैं आप लोगों को बताता हूं। ये बात कर रहा है चाइना के बारे में। चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसमें वांग सिटी से कोविड-19 निकलकर चला और ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो मजा भी लिया, पूरा चाइनीज वायरस बोला, वांग वायरस बोला, चाइना चिढ़ता रहा, पर लेकिन बाद में चलकर इसका नाम कोविड-19 रख दिया गया, जो कि बीमारी थी। वायरस का क्या नाम था? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम,
कोव-2, ठीक है। तो वीस का नाम था जो सार्स-कोव-2, तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो सार्स-कोव-2 बोला गया इसको। तो याद रखना ये वायरस है और कोविड-19 बीमारी का नाम है। तो यहां पर अभी रिसेंटली चाइना क्या कर रहा है हरकतें, वो इस कोविड-19 की सिचुएशन को एक तरीके से भुनाने की कोशिश कर रहा है, और कई तरीके से। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, पहले सबको बीमारी पहुंचा दी चाइना ने, डिलीवरी कर दी बीमारी की। अब यहां पर जब लोग चिढ़ने लगे तो चाइना ने बड़ी शानदार तरीके से, क्योंकि काफी पैसा है चाइना के पास में, सारी चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। उन लोगों के लिए डॉक्टर पहुंचाई, दवाई पहुंचाई, पीपी किट पहुंचाई, तो काफी सारी फैसिलिटी कई सारी कंट्री को प्रोवाइड कराई। तो कंट्री लोग मर रहे थे तो मरता क्या ना करता, तो बेचारे को लगा यार चाइना अच्छी कंट्री है, कम से कम हमारी हेल्प कर रहा है, तो वहां पर सहानुभूति भी लपेट ली। फिर ये सिचुएशन देखने को मिली। तो एक तो ये फायदा देखने को मिला चाइना का, चाइना ने फायदा उठाया। सारी कंट्री की जो जीडीपी थी नेगेटिव में चल रही थी, बस चाइना की पॉजिटिव चल रही थी। ये सही है बेटा, तुम लोगों के हाथ में पकड़ा के कोरोना वायरस अपनी इकोनॉमी आगे लेकर भाग गए। तो ये कंडीशन काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिली। और अभी जो रिपोर्ट भी हम लोगों ने डिस्कस की थी मॉर्निंग में, 2028 तक चाइना जो है यूएसए को रिप्लेस कर टॉप मोस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। और इंडिया जो है वो कब तक बनने वाला है, वो 2030 तक बनने वाला है। किसको रिप्लेस करेगा यहां पर, ये जापान को रिप्लेस करेगा तीसरे नंबर पर। तो पहले नंबर पर चाइना होगा, दूसरे नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर यूएसए होगा, तीसरे नंबर पर इंडिया होगी, चौथे नंबर पर जापान होगा। तो ये 2030 का टारगेट है ये यहां पर। इसके साथ में पांचवें और छठे नंबर पे कौन है ये आप लोग बताइए, ठीक है, कौन होगा मतलब, ठीक है, आज की बात नहीं कर रहा हूं। अगर बात करें हांगकांग, हांगकांग यहां पर ये चाइना आप लोगों को दिख रहा है, ये द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो रिपब्लिक तो ऐसे लगाता है जिन्हें पता नहीं कितना रिपब्लिक है। यहां पर कुछ भी नहीं है। चाइना में जो एक गवर्नमेंट होती है वही सारी चीजें अपने कंट्रोल में रखती है, इसी की मनमानी चलती है। एक ही पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग लोगों को यहां पर पावर में रख दिया जाता है। उन्हीं में से एक है शी जिनपिंग, ठीक है, जिसको 11 भी बोला जाता है। तो यहां पर जो बात की जा रही है ये हांगकांग के बारे में। हांगकांग एक ऑटोनोमस रीजन है चाइना के थोड़ा सा डिस्टेंस पर, यहां पर चाइना के पास में। तो ये जो था पहले किसके अंडर में था, ये ब्रिटेन के कंट्रोल में हुआ करता था। पर लेकिन रिसेंटली अभी यहां पर जो चाइना है उसके द्वारा कोशिश की गई इसको अपने कंट्रोल में लेने की, कि कंप्लीटली इसको अपने कंट्रोल में लिया जाए। जब ये ब्रिटिश एम्पायर के अंडर हुआ करता था 1997 तक, तो इसने इसको चाइना को ट्रांसफर कर दिया। चाइना को ट्रांसफर करते हुए ब्रिटेन यानी कि यूके ने ये बोला कि देखो यार, ये हम लोग हांगकांग को तो तुमको दे रहे हैं, पर लेकिन कुछ शर्तें तुमको हमारी माननी पड़ेगी। चाइना ने बोला वो क्या है, कि आप लोगों को एक कंट्री दो सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। एक कंट्री दो सिस्टम मतलब, यानी कि मतलब ये कि हांगकांग होगा तो चाइना का ही पार्ट, पर लेकिन हांगकांग के अंदर क्या चल रहा है उसमें आप लोगों को इंटरफेयर नहीं करना है। यानी कि हांगकांग के अंदर आप लोगों का जो सिस्टम चल रहा है उसके इंटरफेयर नहीं करना है, क्योंकि हांगकांग के अंदर एक प्रॉपर डेमोक्रेसी है। आप लोगों के अंदर तो डेमोक्रेसी नहीं है, तो ये पावर तो हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, पर लेकिन आप लोगों को इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना है। चाइना का पार्ट रहेगा बेसिकली, पर लेकिन ये इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेगा, इसके डेमोक्रेसी को आप लोग हैम्पर नहीं करोगे। चाइना ने बोला ठीक है यार, कम से कम हमारा पार्ट तो बोला जा रहा है। और वही बात होगी जैसे इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया कि पहले तो हमारी कंट्री में जो 500 से ज्यादा राजा रजवाड़े थे उनको अपने ओर मिला लिया, कि ठीक है यार साथ दो, कंट्री को एक अच्छी कंट्री बनाते हैं। उनको प्रीवी पर्स का फैसिलिटी दी गई, एक तरीके की पेंशन दी गई। इंदिरा गांधी जी ने आगे चलकर वो पेंशन भी छीन ली। यानी कि आराम आराम से मारो तो किसी को, पर लेकिन आराम आराम से मारो, यानी कि एकदम ही आप लोग उनको सारी प्रेशर उनके ऊपर डाल दोगे तो चिलमिला जाएंगे। तो ये बोला पहले चलो, पहले अपने आप मिलाते तो सही है, पहले कंट्री का नाम तो इसके ऊपर चेपा जाए, उसके बाद फिर अंदर भी मिला लेंगे। तो ये कंडीशन के चलते एक बिल लेकर आए चाइना के अंदर, बोला गया अगर चाइना के खिलाफ हांगकांग में कोई भी कुछ भी गलत काम करता है तो उसको हांगकांग से निकालकर चाइना में लाया जाएगा और चाइना में लाकर उसको सजा दी जाएगी। तो ये जो बिल है जिसको यहां पर एक्सट्रेडिशन बिल के नाम से बोला गया, हांगकांग में काफी प्रोटेस्ट हुआ, और जो प्रोटेस्ट हुआ उसको वोटर रिवॉल्यूशन का भी नाम दिया गया यहां पर, ठीक है। याद रखना वोटर रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो हांगकांग प्रोटेस्ट से रिलेटेड है। ये किस रिवर के पास में आप लोग को देखने को मिलेगा, तो पर्ल रिवर है। पर्ल रिवर की स्टोरी है यहां पर नजर आएगा। तो ये पर्ल रिवर भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो आज की डेट में जो हांगकांग है वो काफी ज्यादा असंतोष है, खासकर चाइना की हरकतों की वजह से। तो यहां पर काफी लार्ज स्केल पर ह्यूज प्रोटेस्ट देखने को मिला। पर अभी कोविड-19 का हवाला देते हुए चाइना यहां पर अलग अलग तरीके से हथकंडे अपना रहा है, हांगकांग को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो उसकी वजह से फिर से चीजें जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में आ गई हैं। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोग याद रखिएगा। और अपनी कंट्री कंपेयर में आप लोग यहां पर देख ही सकते हैं, ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री और यहां से ये हो गया चाइना, और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया की बात की जा रही है, इस पर्टिकुलर एरिया में, ओके। तो यहां पर हांगकांग और ताइवान दोनों आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए थोड़ा सा अच्छे से दिखा देता हूं, ई है हमारा गोला, ठीक है। तो ई हमारे गोले पर आप लोगों को देखने को मिलेगा हांगकांग। तो यहां पर हांगकांग कहां पर है और कहां पर चाइना है, तो आप लोग देखिए। तो थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा सा जूम करेंगे, तो ये जो आप लोग अब देख रहे हैं यहां पर, ये यहां पर हांगकांग हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, एग्जैक्टली यहां पर ये हांगकांग हो गया, ठीक है। यहां पर हो गया ताइवान। तो ये है हांगकांग जिसके बारे में यहां पर बात की जा रही है।
ताइवान थोड़ा सा हालांकि डिस्टेंस पर देखने को मिलेगा। नीचे साउथ चाइना सी हो गया, ये वियतनाम आ गया, ठीक है। ये इधर आएंगे तो फिर ये है अपनी प्यारी कंट्री, ठीक है। तो यहां से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इसके बारे में बेसिकली बात की जा रही है, तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में जरूर रखिएगा। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। यहां पर बात की जा रही है सूडान के बारे में। सूडान को एक बार आप लोग मैप में निहार लीजिए, एक्जैक्टली लोकेटेड कहां पर है अपनी कंट्री कंपेयर में। तो यहां से आप लोग देखिए एक्जैक्टली आप लोग आएंगे यहां पर अफ्रीका के अंदर सूडान आप लोग को देखने को मिलेगा। सूडान के नाम से दो कंट्री है, एक ऊपर वाली कंट्री जो है उसको सूडान बोलते हैं और नीचे वाली कंट्री जो है उसको आप लोग साउथ सूडान के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर एग्जैक्ट आप लोग को ये चीजें देखने को मिलेगी। एक सेकेंड, यहां पर देखिए, ठीक है। ये हो गया सूडान और ये हो गया साउथ सूडान। सूडान और साउथ सूडान 2011 तक एक ही कंट्री था, पर लेकिन 2011 में डिवाइड हो गए। जैसे 1947 में इंडिया और पाकिस्तान बांग्लादेश अलग अलग हो गए ना, पहले यहां पर फिर पहले इंडिया और पाकिस्तान हुए 1947 में, फिर 1971 में बांग्लादेश भी अलग हो गया। तो ऐसे 2011 में यहां पर सूडान और साउथ सूडान अलग हुए। तो जब कंट्री डिवाइड होती है तो कई सारी चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। फिलहाल अभी आर्टिकल पूरा सूडान के ऊपर डिपेंडेंट है। सूडान जो है यहां पर खार्तून इसकी कैपिटल है और सूडानीज जो पाउंड है ये करेंसी यूज की जाती है, और नॉर्दर्न अफ्रीकन एक कंट्री है, ये फ्लैग हो गया इसका। आखिर न्यूज में किस लिए? सूडान के द्वारा अभी इजराइल को रिकॉग्नाइज करने की बात की गई है और इजराइल के साथ में अपने जो रिलेशन है उसको नॉर्मल करने की बात की गई है। तो इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसके चलते यूएसए जो है वो क्या यहां पर इंटरफेयर कर रहा है और क्या क्या चीजें निकलकर सामने आ रही है, तो बहुत सारी चीजें यहां पर आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो समझते हैं आखिर ये चीजें निकलकर कहां से आई और चल किधर को रही है, यानी कि चींटी की कतार किधर जा रही है वो देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये बोला है कि जो डील है ये काफी कॉस्टली डील हो सकती है, क्योंकि आज की डेट में आप लोग ये समझिए कि एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जाना कितने हद तक सही है, तो ये यूएसए कर रहा है। यूएसए ने क्या किया, अभी बोला कि इजराइल के साथ में सूडान जो है वो अपने रिलेशन नॉर्मलाइज करेगा, तो इसके बदले वो क्या करेंगे, जो टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड की कैटेगरी में सूडान को डाला गया था 1993 में, वो लिस्ट में से सूडान को बाहर निकाल देंगे। तो राइटर इसको लेके काफी गुस्सा है, वो बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को पता है कि ग्राउंड लेवल पर क्या चल रहा है वहां पर, वो बस इसलिए यहां पर इसको इस लिस्ट में से निकाल देंगे क्योंकि ये इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रहा है। पर लेकिन एग्जैक्टली वहां कितने लोगों की जान जा रही है, जो लोग वहां पर झेल रहे हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। अरे जाकर लोकल लोगों से तो पूछो एक बार कि वहां पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है ग्राउंड लेवल पर, उसके बाद में आप लोग चीजों को देखेगा। पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो सूडानीज जो गवर्नमेंट है आज के में इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रही है, इसके चलते चीजें आगे कैसे चलेगी ये भी अभी धुंधली पिक्चर यहां पर नजर आ रही है कि किस तरीके से यहां पर चीजें आगे बढ़ने वाली है, कैसे डिलिस्ट किया जाएगा, एग्जैक्टली इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। तो कंट्री के लोगों को यहां पर कम से कम पूछना चाहिए था कि ग्राउंड लेवल पर क्या सिचुएशन बनी है, क्या वहां पर एग्जैक्टली यहां पर आज के में जो टेररिज्म की जो प्रॉब्लम हुआ करती थी उसका कोई सोल्यूशन निकला है। तो इस तरीके से जो यूएसए है वो यूएसए गलत फायदा उठा रहा है, इस तरीके से इंपोज कर रहा है ये चीजें यहां पर खासकर। और स्टार्टिंग में भी अगर आप लोग देखिए हमेशा यूएसए क्या करते हैं, ये पहले से ही है, अगर यूएसए की कोई डायरेक्ट बात नहीं मानता है ना उसके ऊपर सैंक्शन लगाना स्टार्ट कर देता है। उसको अलग अलग जो जैसे कि फ्रीडम, जैसे कि रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स हो गया, फिर कई ऐसे ऐसे इंडेक्स निकाल कर लेकर आएगा, उसकी रैंकिंग उसमें नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे ये जो इनकी एजेंसीज होती हैं, तो सामने वाले को दबाने की कोशिश की जाती है। तो आखिर खार्तून की इंपोर्टेंस क्या है, इनके सूडान की इंपोर्टेंस क्या है? सूडान की इंपोर्टेंस ये है कि जब अरब लीग गैदर हो रहे थे यहां पर खासकर इजराइल को एक तरीके से सप्रेस करने के लिए और बात करें तो पैलेस्टीन को सपोर्ट करने के लिए, तो तीन बात पर इनके द्वारा ना बोला गया था, यानी कैसे तलाक तलाक तलाक, तो इनको बोला है ना ना ना। तो ये नाना क्या है, तो ये नाना यहां पर यह कि एक तरीके से डिनाई किया जाएगा, रिकॉग्नाइज कोई भी इनिशिएट नेगोशिएशन एक तरीके से इजराइल के साथ में नहीं देखने को मिलेगी। और ये खासकर किसके बैकग्राउंड में था, ये जो 1967 में जो 6 दिन की वार थी, हालांकि ये 6 डे की जो वॉर थी इसमें इजराइल ने सबको धूल चढ़ा दी थी, वो एक अलग बात है। पर लेकिन यहां पर काफी लार्ज स्केल पर ये देखने को मिला था कि पैलेस्टीन को सपोर्ट करना है, पर लेकिन वो जो सपोर्ट था वो धुलमित होता हुआ नजर आया टाइम टू टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ी, क्योंकि पावरफुल इंसान के साथ में सब रहना पसंद करते हैं, जो कमजोर पड़ने लगता है उसका साथ लोग छोड़ने लगते हैं, चाहे कोई कितना ही अपना क्यों ना हो। तो इसलिए यहां पर ये कंडीशन देखने को मिली, पैलेस्टीन को आज के दिन में सब छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, लग रहा है कि इजराइल एक पावरफुल कंट्री है और साथ में यूएसए भी खड़ा है, तो इसकी वजह से इन्फ्लुएंस एक अलग ही लेवल पर देखने को मिलता है। तो टेररिज्म की लिस्ट में जब सूडान को डाला गया था, अब देखने की बात तो ये होनी चाहिए कि सूडान के अंदर क्या स्पॉन्सर टेररिज्म आज के डेट में है या नहीं है, तो वो चीजें देखे बगैर बस इसलिए कि इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रहा है तो इसके ऊपर से यहां पर ये सैंक्शन हटा देगा यूएसए, कितने हद तक यहां पर सही है। अगर बात करें आज की डेट में हम लोग काफी लंबे समय से यहां पर जो ये सूडान है, पैलेस्टीन के अंदर दो पर्टिकुलर ग्रुप हैं, एक को बोलते हैं हमास, एक को बोलते हैं हिजबुल्लाह, ठीक है। तो ये जो बेसिकली पैलेस्टीन को लिबरल करने के एक तरीके से लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो पैलेस्टीन को
आजाद कराने की बात करते हैं। तो काफी लार्ज स्केल पर यहां पर सपोर्ट किया जाता था सूडान के द्वारा, यहां पर जो ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसी के साथ में ओसामा बिन लादेन से भी कनेक्टेड रहे यहां पर ये 1996 तक, जब तक कंडीशन देखने को मिली तो यहां पर रखा गया एक तरीके से। तो एक कंडीशन आप लोग ये बोल सकते हैं कि आज की डेट में जिस सूडान को आप लोग इतने आसानी से आज की डेट में इसके ऊपर से अगर ये जो सेपरेशन का ये इसके ऊपर जो टैग लगा हुआ था अगर ये हटा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में यहां पर जो लोकल कम्युनिटी है उनको झेलना पड़ सकता है, क्योंकि इस तरीके से आने वाले टाइम में काफी ज्यादा प्रॉब्लम ग्राउंड लेवल पर देखने को मिल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप तो निकल लेंगे, उसके बाद में क्या होगा यहां पर वो देखने वाली बात होगी। जो सूडान है वो आज के दिन में हालांकि एक डिफरेंट कंट्री हो गई है, जो यहां पर उमर हसन अल बशीर, तो ये यहां पर एक तरीके से डिक्टेटर थे, पर लेकिन अभी फिलहाल 2019 में पॉपुलर अपराइजिंग देखने को मिली। तो अब यहां पर कोशिश ये की जा रही है कि आने वाले टाइम में 2022 में जनरल इलेक्शन देखने को मिले और एक प्रॉपर ट्रांजिशन देखने को मिले डेमोक्रेसी की ओर को, खासकर डिक्टेटर्स की साइड से। तो ये एक नया एक आयाम यहां पर सूडान जो है वो खोजने की कोशिश कर रहा है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है पॉपुलर अपराइजिंग का, ताकि यहां पर जो मिलिट्री है वो बैरक में जाए, यानी एक तरीके से बैरक में नहीं बंकर में रहती है मिलिट्री, यानी कि जो उनका काम है वो काम करना स्टार्ट कर दे। और जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके से यहां पर नॉर्मल चुनिंदा गवर्नमेंट आए, लोगों के द्वारा चुनी, और ग्राउंड लेवल पर वो अपना काम करें। तो ऐसा कुछ फंडा यहां पर देखने को मिलना चाहिए। तो इसके चलते जो सूडान है तो उसको यहां पर प्रॉपर वे में एक तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था सही करनी पड़ेगी, अपने यहां पर इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो उसके चलते यहां पर जो नेशनल डेट यानी कि एक तरीके से उधारी चल रही है उसको भी यहां पर थोड़ा कम किया जाए, अपॉर्चुनिटी आएगी यहां पर इन्वेस्टमेंट की, तो तब जाकर चीजें सुधरती हुई नजर आएंगी। पर लेकिन ये चीजें अगर तुरंत एक तरीके से नॉर्मलाइज कर दी जाएंगी तो देखिए ये बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों ने सुना होगा कई बार, थोड़ी सी हास्यम लगती है सुनने में कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता है। यानी कि एक तरीके से अगर इस तरीके से बिना कुछ सोचे समझे आप लोग ऐसे स्टेप उठाओगे तो वो जो है नुकसानदेह हो सकता है। आप तो एक तरीके से फायदे के लिए काम कर रहे हो, हाँ चलो भैया सही हो जाएगा हो जाएगा, पर लेकिन ग्राउंड लेवल को जाने बगैर वो नहीं कहते कि बिना नापे पानी में कूद गए तो तैरना नहीं आता तो डूब जाओगे भैया। तो इसी तरीके से बोला गया कि यहां पर कम से कम चीजों को समझो तो सही कि ग्राउंड लेवल पर चल क्या रहा है। उसके बाद में फिर आप लोग देखना, अगर बात करें सूडान के बारे में तो सूडान से साउथ सूडान 2011 में अलग हुआ, तो इस टाइम पर बहुत सारे जो ऑयल रिजर्व थे सूडान के वो यहां पर साउथ सूडान के पास में चले गए। तो ये प्रॉब्लम इसको झेलनी पड़ रही है तब से अपनी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से। अभी फिलहाल जो है रही सही कसर कोविड-19 ने पूरी कर दी, इसने तो सबको ही यहां पर मजा चखा दिया। यहां पर अभी खाने की कमी देखने को मिलती है, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई हाई स्केल पर पहुंच गई है, अनएम्प्लॉयमेंट लार्ज स्केल पर देखने को मिल रहा है। तो सूडान जो है वो जूझ रहा है अपने ही आप में। तो हो सकता है कल को अगर आप लोग इसके ऊपर से रिमूव कर देते हैं जो सैंक्शन लगा रखे हैं, तो ये यहां पर एक तरीके से अलग लेवल की एक माहौल खराब देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रॉपर वे में अभी चीजें यहां पर सही नहीं हुई है। तो इस तरीके से यहां पर अगर बात करें टेररिज्म की लिस्ट से यहां पर हटा दिए, इकोनॉमिक सैंक्शन जो लगाए गए थे यूएसए के द्वारा वो भी यहां पर इसको हटा रहे हैं। इसी के साथ में जो बात करें एम्बेसडर एक्सचेंज करने की यूएसए के द्वारा, तो यहां पर बात की गई थी कि 23 साल बाद यहां पर 2019 में इनके द्वारा एम्बेसी एक्सचेंज की गई यूएसए के द्वारा सूडान के साथ में। पर लेकिन अभी सूडान क्या बोल रहा है, सूडान क्या तैयार है यहां पर, तो सूडान यहां पर ये बोल रहा है कि भैया ठीक है हम लोग इजराइल के साथ में अपने रिलेशन जो है नॉर्मल कर लेंगे, मान लेते हैं चलो तुम्हारी, पर लेकिन देखिए एम्बेसी स्टैब्लिश नहीं करेंगे, ऐसा हमारा कोई अभी मुद्दा नहीं है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पैलेस्तीन भी जूझ रहा है, पैलेस्तीन की साइड से हटकर कहां तक आगे इस तरीके से जाएंगे। तो नहीं होता है कि कम से कम अगर आप लोग कोई बुरा काम करने पर आओ भी तो इतनी तो गैरियत रखनी चाहिए कि यार कम से कम अपने अंदर बुरा लगे कि यार ये काम तो कम से कम गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही बात यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है कि कम से कम जो पैलेस्तीन का मुद्दा आज के में इंटरनेशनल लेवल पर जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता था वो धूलमित होता हुआ जा रहा है जब से डोनाल्ड ट्रंप आए। तो उसके बारे में कुछ तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा। अब जो बाइडन है उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट ओबामा थे यहां पर डोनाल्ड ट्रंप से पहले, उसी की पार्टी के जो बाइडन आए तो वो इस मुद्दे को सीरियसली ले रहे थे। उस टाइम पर भी उन्होंने इजराइल का साथ छोड़ते हुए नजर आए थे कई जगह। तो अब देखते हैं आगे कैसे मुद्दा चलेगा। जो मिस्टर बशीर है उनके ऊपर यहां पर जिनोसाइड और वॉर क्राइम के इनके ऊपर केस चल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर में। अब यूएसए उसका पार्ट नहीं है यहां पर, यूएसए यहां पर एक तरीके से बैक कर सकता है इसके खिलाफ जो ऑपरेशन है एक तरीके से, और इसको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा सूडान को, क्योंकि सूडान ने इसकी बात मान ली है। तो अपने फायदे के लिए इस तरीके के स्टेप उठाना कितने हद तक वाजिब है, तो ये बातें थोड़ी समझने वाली है। और अगर इस तरीके से आप लोग लेकर चलोगे तो दिस इज नॉट लाइक ए ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप लोग पावरफुल कंट्री है तो ये रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर तो कम से कम नहीं है। तो ये थोड़ा सा आप लोग यहां पर सुधारना चाहिए ताकि एग्जैक्ट सिचुएशन को समझकर तभी आप लोग आगे बढ़ें। नेक्स्ट जो यहां पर ये आर्टिकल है काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आज की डेट में हमारी कंट्री में जो सिचुएशन बनी हुई है इसमें यह बोला गया कि ये सिचुएशन हम लोग आगे फॉरवर्ड न करें, यानी कि 2020 में जो गलतियां कर ली है ना उनको 2021 में लेकर मत जाना यार। और ये आप लोगों के ऊपर भी इंप्लीमेंट होता है, जो भी कमियां खामियां 2020 में रही हैं 2021 में लेकर उनको मत जाइएगा, उनको यहीं पर ही उनका सुहा करके जाना है, ठीक है।
तो बात की जा रही है कि आज की डेट में अगर बात करें, हमारी कंट्री में 2020 में काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली, काफी ज्यादा एक तरीके से मैंने कहा कि एक डिस्टेबलाइजिंग कंडीशन देखने को मिली, काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिली, जैसे कि कोविड-19 सबको इंपैक्ट पहुंचाता हुआ नजर आया। चाइना और इंडिया के बीच में काफी लार्ज स्केल पर लद्दाख वाले रीजन में काफी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिली। नक्सलिज्म काफी लार्ज स्केल पर कई सारे एरिया में, जम्मू एंड कश्मीर में काफी सारी प्रॉब्लम निकलकर सामने आई। इसी के साथ में वेस्ट बंगाल जो है, क्योंकि वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं, तो वार जोन बना हुआ है वहां पर, जो कि बहुत बुरी कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। इसके चलते वोलेशन काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलते हैं, जो एक पैटर्न हो गया हमारी कंट्री में, जहां पर इलेक्शन होगा, मतलब जहां पर वोलेंस बढ़ गए हैं, इसका मतलब समझ लीजिए कि इलेक्शन वहां पर हो रहे हैं, इलेक्शन वहां पर आने वाले हैं, उसका बैकग्राउंड आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। तो ये कितने हद तक सही है? अगर बात करें वेस्ट बंगाल और जो सेंटर है, इसको अगर देखिए आज के में किस तरीके से कंडीशन लेकर चल रहे हैं, क्या रियलिटी में जो डिवीजन देखने को मिल रहे हैं ये कितने लार्ज स्केल पर, और सेंटर और स्टेट के रिलेशन जो है वो आप लोगों को ताक पर लगते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। फेडरलिज्म का सिस्टम हम लोग बोलते हैं ना, संघवाद का ढांचा है, वो कहीं दिख नहीं रहा है आज के में, जैसी कंडीशन यहां पर बनी हुई है। पार्लियामेंट, जिसको टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी आप लोग बोलते हैं, उसके 3 सेशन होते हैं, जैसे पहला बजट सेशन होता है, दूसरा मॉनसून और तीसरा विंटर सेशन होता है। अभी यहां पर प्रॉपर सेशन नहीं हुए, तो यहां पर अभी जो विंटर सेशन है उसको बोला गया कि उसको नहीं कराते हैं, कोविड-19 का नाम लेके उसको साइड में कर दिया, जबकि रियलिटी में कुछ और ही मुद्दा है, क्योंकि गवर्नमेंट के सामने बहुत सारे क्वेश्चन है, उनका आंसर वो नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए सेशन कोई नहीं यहां पर कराया जा रहा है। इसी के साथ में कंट्री में रिसेशन देखने को मिल रहा है, हमारी कंट्री में टेक्निकल रिसेशन देखने को मिला। टेक्निकल रिसेशन का मतलब क्या होता है? जब कंट्री की अर्थव्यवस्था जो है वो 6 महीने यानी कि कंटीन्यूअस 2 क्वार्टर तक नेगेटिव ग्रोथ में रहती है, तो उसको टेक्निकल रिसेशन बोलते हैं। तो ये टेक्निकल रिसेशन में हमारी कंट्री देखने को मिली, जो कि एक काफी नेगेटिव इंपैक्ट है अर्थव्यवस्था के ऊपर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी रैंक बेकार हो गई, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में हमारी रैंक बेकार हो गई, और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग रिलीजन कन्वर्जन के ऊपर लो बना रहे हैं, यानी कि एक तरीके से मैरिज किसके साथ में करनी है, उन चीजों में उलझे हुए हैं, जिससे हमारी सोसाइटी और ज्यादा डिवाइड हो रही है, यानी कि हम लोग और ज्यादा डिवीजन की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। किसान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज के में, सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरफियर किया, पर कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया टेंजेबल कि हम लोग बोल सके कि अच्छा रिजल्ट निकल के आ गया। आज की डेट में भी किसान वहां पर उसी तरीके से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जबकि सर्दी इतनी ज्यादा है, कैसे तैसे खा पी रहे हैं, वो अपनी कैसे कैसे लाइफ गजर बसर कर रहे हैं, और ये वही किसान है जिनकी वजह से हमारी थाली में खाना रहता है। तो किस तरीके से उसको सोल्व करने की कोशिश की जा रही है, तो यहां पर भी कोई ऐसा कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। आखिर ये कंडीशन देखने को क्यों मिल रही है, ऐसी सिचुएशन देखने को क्यों मिल रही है? सबसे पहले तो ये कि जो भी इलेक्शन हो रहे हैं, जो रूलिंग पार्टी है वो जीत कर आ रही है, स्टेट के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, कोई लोकल लेवल पर इलेक्शन हो रहे हैं। दूसरा, हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, पर्सनल पॉपुलैरिटी एक ह्यूज लेवल पर है, जिसका एक तरीके से यहां पर जो फायदा उठाना चाहिए था उस तरीके से उसका फायदा नहीं उठाया जा रहा है। और तीसरा, जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट मांगता हूं, ये काफी गलत है, यहां पर इनके खिलाफ कोई एग्जैक्टली एक स्ट्रॉन्ग कंपटीटर यहां पर देखने को नहीं मिलता है। राहुल गांधी जी की बात करें, उनकी इमेज आप लोग समझ सकते हैं कितनी ज्यादा धूमित की जा चुकी है। इसी के साथ में अरविंद केजरीवाल जो है, उनको बोलते हैं कई बार कि दिल्ली नहीं समझ रही है, देश कैसे संभालेंगे। तो अब कोई ऐसा पर्टिकुलर लीडर नहीं है, ठीक है, जैसे मूवी में होता है कि रजनीकांत आ गया तो सब कुछ सुधर गया। तो देखते हैं कोई ऐसा लीडर निकल कर आता है क्या, जिससे कि सेंट्रल लेवल पर कम से कम कोई सामने तो खड़ा हो, सामने वाले बंदे को लगे तो सही कि यार देखो कुछ कर लो, वरना सामने वाला भी पावर में आ सकता है। इनको ऐसी कोई डर ही नहीं है, तो इसलिए कुछ भी स्टेप उठाए जा रहे हैं, जिसके चलते सोसाइटी जो है वो और नेगेटिव और बढ़ती नजर आ रही है। तो ये जो कंडीशन यहां पर बनी हुई है, जिसके चलते आज के डेट में जो एक हमारी कंट्री में जैसे बड़े बड़े शिफ्ट, जो बड़े बड़े जो चेंज लिए जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक पावर का गेम यहां पर देखने को मिल रहा है। तो कंट्री की जो अर्थव्यवस्था है वो बेकार हो चुकी है, लोगों के पास में जॉब नहीं है, फ्रस्ट्रेशन का जोन काफी हाई लेवल पर है, और इस तरीके से हम लोग को चीजों को सुधारना चाहिए, बाउंस बैक करना चाहिए, पर लेकिन सिचुएशन जो है वो और ज्यादा खराब होती है यहां पर नजर आ रही है। तो इसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तो राइटर यही बोल रहे हैं कि 2021 में यार कुछ ढंग का कर लो, इस तरीके से बेसिकली बात करने की कोशिश की जा रही है। डिजिटल मेकिंग प्रोसेसर में आप लोग को चेंज लाना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से मतलब चीजों को संभालने की बात करनी चाहिए, कॉन्सेप्ट के बेस पर, आइडियाज के बेस पर। ऐसा नहीं कि बस अपनी मतलब ये हमको सही लग रहा है, रात को सपना है, सुबह को बस वही चीजें इंप्लीमेंट कर दी। तो डोनाल्ड ट्रंप वाला रवैया फॉलो कम से कम नहीं करना चाहिए हम लोग को अपनी कंट्री में। अभी देखिए, पहले क्या था कि कंट्री को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना है, अभी हमारी कंट्री में बात क्या चल रही है, इवन हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब के द्वारा भी ये बात बोली गई कि इनवर्ड देखना है हम लोग को, बाहर की साइड में नहीं देखना है, अपनी कंट्री के ऊपर फोकस करेंगे। यानी कि जो एक तरीके से ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट था, ये भी उससे दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं, और हमारे जैसी कंट्री के लिए काफी खतरनाक है, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेमिटेंस हमारी कंट्री में आता है। तो अगर हमारी कंट्री इनवर्ड देखना स्टार्ट कर देगी, तो दूसरी कंट्री, जो हमारी कंट्री के लोग काम करते हैं, वो भी इनवर्ड देखना स्टार्ट कर देंगे, बाहर के लोगों को बोलेंगे भैया पत्ता काट लो यहां से, तो कैसे काम चलेगा?
तो ये सारे तरीके जो है, ये जिस तरीके के पैटर्न फॉलो किए जाए, कितने हद तक ये सही है, तो ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। हमारी कंट्री के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दुनिया भर के रिलीजन, दुनिया भर की कास्ट, दुनिया भर के रीजन, अलग अलग एरिया में अलग अलग चीजें आप लोगों को नजर आएगी। ऐसी कंट्री में एक जूता सबके पैर में फिट कैसे कर सकते हो? तो डाइवर्स कंट्री है, तो डाइवर्स तरीके से इसको लेकर चलिए, कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम का सोल्यूशन अलग अलग होगा, ये चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। 2021 चैलेंजिंग है, कुछ नया चीजें आप लोगों को देकर जाएगा, जिसमें जॉब क्रिएशन सबसे बड़ा मुद्दा होगा, किस तरीके से इसको आप लोग लेकर आ रहे हो। इसी के साथ में आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में लेबर लॉज भी जैसे देखने को मिले, तो वो किस तरीके से अभी जो आप लोगों को मैंने डिस्कस भी किया था, जो एप्पल फोन मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनी थी, उसमें अभी काफी ह्यूज प्रोटेस्ट देखने को मिला। तो क्या उनको भी ढंग से इंप्लीमेंट किया जा रहा है? तो लेबर की मार्केट कैसे चल रही है, क्योंकि कोविड-19 के चलते सब कुछ डिस्ट्रप्शन हो गया, उसको कैसे आप लोग लेकर आओगे? न्यू जॉब, न्यू जॉब आप लोग कैसे लेकर आओगे? किस तरीके से जो क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है उसको किस तरीके से आप लोग फुलफिल करोगे यहां पर? तो काफी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है, पर वो बात ना होकर चल क्या रहा है, वेस्ट बंगाल चल रहा है। इसी के साथ में जो रिलीजन, राइट टू मैरिज वाली ये सारी बातें उस तरीके से, मतलब अलग ही मुद्दे चल रहे हैं। जॉब के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे, हेल्थ की कैसी फैसिलिटी होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ी बहुत बात की जाती है। तो ये रियलिटी में जो रिक्वायरमेंट है उससे मुद्दे से कहीं दूर हटकर ये एक दुनियादारी अलग बसी हुई है। तो कितने हद तक ये सही है, तो ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो आपका राय क्या है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, एक ओवरव्यू यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले एक कोटेशन देखी, उसके बाद में आप लोगों के सामने यहां पर एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आया, जिसका आंसर आप लोगों को देना है। 2 वीडियो डेली आप लोगों को देखने को मिलती है, ओवरव्यू देखा, कार्टून देखा, इसी के साथ में डेटा पॉइंट देखा जो काफी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की कोविड-19 की फैसिलिटी को कैसे लोगों तक पहुंचाना है, कोविन के बारे में पूरा डिटेल में हम लोगों ने जाना। इसी के साथ में जो नेक्स्ट यहां पर हम लोगों ने जाना, सूडान के बारे में क्या चक्कर चल रहे हैं, डिटेल में समझा इसके बारे में। नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखा यहां पर, ये हांगकांग के अंदर क्या चल रहा है, चाइना किस तरीके से उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी हम लोगों ने काफी अच्छे से इसको समझने की कोशिश की, ठीक है। डिटेल में मैप वगैरह भी देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा हमारी कंट्री किस तरीके से यहां पर अभी आने वाले टाइम में चीजों को लेकर किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और क्या क्या सॉल्यूशन यहां पर निकाल सकते हैं। तो ये थे आर्टिकल यहां पर जो आज का डिस्कशन हमारा रहा। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। किसी भी रीजन से अगर आप लोगों को लगा है कि अच्छा डिस्कशन नहीं था, तो वीडियो को तुरंत डिसलाइक कीजिएगा, पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना डिसलाइक क्यों किया, ताकि इंप्रूव किया जा सके। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं यार, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।